everyone, welcome to your channel Concept Builder. I'm your educator Ritu. So guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रोमोसोमल एबरेशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ द पेपर जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग. बीएससी बॉटनी में ये पेपर पूछा जाता है, आई गेस 6th या 5th सेम में, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग. तो उसी का एक टॉपिक जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और स्पेशली अगर हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी या एसएसजे यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछा ज़रूर जाता है. तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्रोमोसोमल एबरेशंस. इसको क्रोमोसोमल एबरेशन एज वेल एज इसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन या फिर क्रोमोसोमल ऑल्टरेशन, ऐसे 2-3 नामों से जाना जाता है. अब ये क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होती है इसकी हम डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर दिस यू मस्ट have a little idea about the chromosome, the DNA, the genetic material and all. So let us start with the DNA. You know the structure of DNA is double helical, right? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है DNA का, ऐसे होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं आप इसे, इस तरीके से लगता है. सो दिस इज DNA. ये क्या है? ये DNA है, करेक्ट. अभी इसका अगर हम डायमीटर देखते हैं तो इट शुड बी लाइक 2 नैनोमीटर, ऐसा होगा. उसके बाद डीएनए की पैकेजिंग होती है और पैकेजिंग होने के बाद ये न्यूक्लियोसोमल मॉडल में जाता है. न्यूक्लियोसोमल मॉडल जिसे आप बीड्स ऑन स्ट्रिंग भी बोलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है. तो डीएनए जो कि 2 नैनोमीटर का था अब पैक हो गया और कंडेंस फॉर्म में आ गया, और अब ये न्यूक्लियोसोमल मॉडल में आ गया, जो आप बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला ऐसे करके मॉडल देखते हैं इस तरीके का. तो दैट इज द न्यूक्लियोसोमल मॉडल. एंड अब इसका जो डायमीटर था दैट हैज़ बीन चेंज्ड इनटू 11 नैनोमीटर. अब ये 11 नैनोमीटर का हो गया, करेक्ट. अब ये वापस से पैक होगा और पैकेजिंग होगी और ये बनाएगा 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर, 30 नैनोमीटर का क्रोमैटिन फाइबर मॉडल. तो क्या था? डीएनए था, डबल हेलिकल मॉडल, 2 नैनोमीटर था, और ज़्यादा कंडेंस हुआ, पैकेजिंग हुई, न्यूक्लियोसोमल मॉडल बनाया विच इज़ द बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल ऑफ 11 नैनोमीटर. फिर और पैकेजिंग हुई, इसने क्या बनाया? 30 नैनोमीटर का क्रोमैटिन फाइबर स्ट्रक्चर. उसके बाद फिर से पैकेजिंग होगी और ये 300 नैनोमीटर में आ जाएगा, लूप लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगा. एंड देन फिर से पैकेजिंग होगी, फिर 700 नैनोमीटर, फर्दर कॉम्प्लेक्शन आएंगे 300 नैनोमीटर के बाद, तो ये 700 नैनोमीटर बनाएगा. फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी और कंडेंसेशन आ गया, और फाइनली व्हाट यू विल ऑब्टेन, यू विल ऑब्टेन अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. समझ रहे हैं? तो इसको ही आप क्रोमोसोम बोलते हैं. एंड मेटाफेजिक क्रोमोसोम में लिख रही हूँ यहाँ पे, मेटाफेजिक क्रोमोसोम, बिकॉज इट इज क्लियर इन द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल. तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे सेल साइकिल का प्रोग्रेशन होता है, करेक्ट, जैसे जैसे सेल साइकिल प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे डीएनए का कंडेंसेशन होता है. वैसे वैसे डीएनए का कंडेंसेशन का मतलब है कि पैकेजिंग हो रही है डीएनए की, करेक्ट. वैसे वैसे डीएनए की पैकेजिंग हुई और वो ज़्यादा कंडेंस हुआ. मतलब इतना अगर आप ये देखें कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए ऐसे ही नहीं अरेंज रहता, इट इज़ अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे करके, ठीक है. न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में कंडेंसली पैक होके रहता है. अगर आप एक ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो ह्यूमन सेल में क्या होता है? 6 मिलियन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट. तो 6 मिलियन बेस पेयर्स डीएनए के प्रेजेंट हैं और वो ह्यूमन सेल के अंदर होते हैं. सेल के अंदर कहाँ? न्यूक्लियस में होते हैं. तो कितनी कंडेंस पैकेजिंग चाहिए डीएनए की इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम ताकि वो फिट हो जाए न्यूक्लियस में. नाउ डीएनए इज व्हाट? इट्स अ जेनेटिक मटीरियल, ठीक है ना. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो डीएनए होता है. एंड फॉर सम ऑफ द वायरसेस आरएनए इज ऑल्सो अ जेनेटिक मटीरियल, करेक्ट. तो डीएनए की क्या हुई? हमने क्या बोला कि डीएनए की पैकेजिंग हुई, और पैकेजिंग होने के बाद इसने जो स्ट्रक्चर बनाया दैट इज नोन एज क्रोमोसोम.
आया ना समझ में कि डीएनए की पैकेजिंग हुई और पैकेजिंग होने के बाद उसने और कंडेंस स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने क्या बोला, क्रोमोसोम बोला, जो यहाँ पे ऐसे करके आपको दिखता है, करेक्ट। अब हम क्या बात करते हैं कि फर्दर जैसे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, राइट। अगर आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है क्या? ऐसे करके होता है स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का, जब आप देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है आपको, करेक्ट ना। और एक जगह पे पहले हम इसकी बात करते हैं, ओके। व्हाट इज दिस? दिस इज क्रोमैटिड, दिस इज क्रोमैटिड, ठीक। अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं इसमें कि एक आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मैंने बीच में एक पॉइंट लगाया हुआ है, बीच में एक पॉइंट लगाया है जिससे ये दोनों आर्म्स कनेक्टेड हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट? सेंट्रोमियर। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोमियर, जहाँ से दोनों आर्म्स जो होती हैं वो आपस में कनेक्टेड रहती हैं, तो उस पॉइंट को सेंट्रोमियर बोला जाता है। नेक्स्ट इज आपको एक शॉर्ट आर्म नजर आ रही है एंड वन इज अ लॉन्ग आर्म, तो ये जो शॉर्ट आर्म होती है दिस इज नोन एज पी आर्म and the long arm is known as Q arm, right? What is P stands here? P एक French word से लिया गया है which means petite, and Q, क्योंकि P के बाद एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर में Q ही आता है तो Q इस तरीके से ले लिया गया, राइट। तो P का मतलब यहाँ पे petite है, तो P arm is the short arm whereas the Q arm is the long arm, राइट। अब क्रोमेटिड के एंड में अगर आप यहाँ पे देखें तो इस एंड वाले पार्ट को क्या बोला जाता है क्रोमेटिड के? टीलोमियर। द एंड ऑफ अ क्रोमेटिड और द क्रोमोसोम इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज टीलोमियर। तो आई होप दिस स्ट्रक्चर हैज बीन क्लियर टू यू एंड इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिड। व्हाई एम आई सेइंग क्रोमेटिड? क्योंकि अब जब अगर हम इसको बनाएं ऐसे, सपोज करेक्ट ना। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? इन दोनों में कुछ नजर आ रहा है? इसका एक हिस्सा ही तो यहाँ पे दिखाया गया है और इसको मैंने क्रोमेटिड बोला, तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्रोमोसोम। इसको क्या बोलेंगे हम? क्रोमोसोम। कई बार बच्चों को डिफरेंस ही समझ नहीं आता, पूरी लाइफ बीत जाती है, पर क्रोमेटिड, क्रोमोसोम, डीएनए, क्रोमोसोम, इन सब में अंतर समझ में नहीं आता, तो बेसिक क्लियर करना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? इट इज नोन एज क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। क्लियर? क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि हमने देखा था क्रोमैटिन फाइबर दैट हैज बीन पैकेज्ड इनटू फर्दर इनटू द क्रोमोसोम, तो इसीलिए ये ऐसे बनाया जाता है। नाउ अगर मैं इसको ऐसे देखूं, इन दोनों को क्या बोलते हैं? दीज टू आर्म्स बोथ आर नोन एज द सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स, ए जीन ए और जीन ए दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब जब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होंगे? small a, and here it could be B, gene B, and this is the alternative form of gene B and gene B. These both arms, ये दोनों, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। आप ये समझ लीजिए आपके भाई बहन एक ओरिजिन से ऑब्टेन हो रहे हैं, लाइक योर पेरेंट्स, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम you are originating, right? The origin is same, we can say. तो जब origin यहाँ पे same है, both of these arms are known as sister chromatid, correct? And when the origin is different, इसकी अलग है, इसकी अलग है, then these are known as non-sister chromatids. अब non-sister chromatids में ही allele आते हैं। आप ये देख रहे हैं, this is the dominant as well as this is the recessive form of gene A.
जीन ए की एक डोमिनेंट फॉर्म है, एक रिसेसिव फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जीन था हमारा ए, जीन ए, इसकी एक डोमिनेंट फॉर्म है, एक इसकी रेसेसिव फॉर्म है। सो कैन वी से दीज आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ए? एब्सोल्युटली वी कैन से इट कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जीन ए की। भाई एक तो फॉर्म इसकी ऐसी है जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, एक रिसेसिव कैरेक्टर शो करेगा। सो दीज बोथ आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। तो व्हेन देयर इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन, दिस इज नोन एज व्हाट? एलील। जब क्या होता है, एक जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हम लेते हैं तो दीज आर नोन एज व्हाट? दीज आर नोन एज एलील। इज दैट क्लियर? अभी तक का इतना बेसिक समझ में आया? हमने क्या बात करी? वी टॉक्ड अबाउट द डीएनए, द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, द क्रोमेटिड, द क्रोमोसोम, द सिस्टर क्रोमैटिड, द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एंड सो ऑन। सो अभी फर्दर हम आगे इसके देखते हैं कि क्या होता है। Now let us see about the characterization of chromosome. The chromosome has been categorized into 4 different types according to the length of short as well as long arm with respect to the centromere location. ठीक है, तो हमने क्या करना है? कैटेगराइज करना है क्रोमोसोम को उसके सेंट्रोमियर लोकेशन के बेसिस पे। तो कैसे करते हैं कैटेगराइज? देखिए, सबसे पहला पार्ट अगर हम यहाँ पे देखें, दैट इज, आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इज इट विजिबल टू यू? राइट। तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें मैंने सेंट्रोमियर मिडिल में बनाया है एंड बोथ द आर्म्स आर इक्वल। दोनों आर्म्स को अगर हम देखें तो ये इक्वल है, इक्वल है, राइट। तो दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है दैट इज लोकेटेड इन द मिडल। मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि सेंट्रोमियर जो होगा वो मिडल में लोकेटेड है, इसलिए दोनों आर्म्स इक्वल हो गए। नाउ व्हाट हैपन हियर, सेकंड वन इज सब मेटासेंट्रिक। अब सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा? सब मेटासेंट्रिक में योर सेंट्रोमियर ये थोड़ा सा ऑफ सेंटर्ड होगा। द सेंट्रोमियर लोकेटेड इन द मिडल वुड बी ऑफ सेंटर, मतलब मिडल में नहीं होगा, मिडल से थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ सेंटर होगा। तो दैट इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक। नाउ थर्ड इज क्लोज टू वन एंड। आपको थर्ड में क्या मिलेगा? सेंट्रोमियर। थर्ड में सेंट्रोमियर क्या मिलेगा कि क्लोज है एक एंड, क्लोज टू वन एंड। द सेंट्रोमियर इज क्लोज टू वन एंड, मतलब एक एंड के ज्यादा करीब है। तो दैट इज नोन एज व्हाट? एक्रोसेंट्रिक। उसको क्या बोला जाता है? एक्रोसेंट्रिक। फोर्थ इज टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है? द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट वन एंड। टीलोसेंट्रिक में क्या होगा कि सेंट्रोमियर जो होता है वो एक एंड में प्रेजेंट होता है। तो हमने 4 तरीके के कैटेगराइजेशन देख लिया क्रोमोसोम का। फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर कहाँ है? मिडिल में है। सेकेंड इज सब मेटासेंट्रिक, व्हेन द सेंट्रोमियर इज स्लाइटली ऑफ from the middle, right? Third is acrocentric, when the centromere lies close to one end, and fourth is telocentric, when the centromere is present at one end. तो I hope कि ये categorization आपको clear हो गया होगा, correct? Now let's talk about the type of chromosomal aberration. There are 2 types of chromosomal aberration. One is structural and another is numerical. राइट। तो 2 तरीके के होते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। वन इज स्ट्रक्चरल, अनदर वन इज न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चरल क्या होता है? स्ट्रक्चरल के भी 4 पार्ट्स हैं। वन इज डिलीशन, अनदर इज ड्यूप्लीकेशन, थर्ड इज इन्वर्जन एंड फोर्थ इज ट्रांसलोकेशन, करेक्ट। एंड न्यूमेरिकल के 2 पार्ट होते हैं, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी, राइट। सो
There are two types of chromosomal aberration. One is structural, another one is numerical. Numerical के दो पार्ट हैं, euploidy and aneuploidy, and structural के चार पार्ट हैं, deletion, duplication, inversion and translocation. First of all, we'll look upon the structural chromosomal aberration. Structural chromosomal aberration में जो deletion और duplication वाला पार्ट होता है ना, ये क्रोमोसोम के अमाउंट में चेंज लेकर आता है विद इन अ सिंगल क्रोमोसोम. changes amount of genetic material within a single chromosome, right? Within a single chromosome. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? In the case of deletion and duplication, the amount of the genetic material changes within a single chromosome. How it changes, we'll say this further. Inversion and translocation में क्या होता है? Chromosomal rearrangement. What happens in inversion translocation? There is a chromosomal rearrangement. What is deletion and duplication? Let's talk about this. So हमने ये चार पार्ट की अभी बात करनी है. First of all, we'll go with the structural chromosomal aberrations. स्ट्रक्चरल में हम डिलीशन की बात करते हैं. सबसे पहले डिलीशन को आप डेफिशिएंसी भी बोलते हैं, और डेफिशिएंसी का मतलब आई होप कि आप सब लोगों को पता होगा. कहा जाता है कि विटामिन्स की कमी से, डेफिशिएंसी से हमें डिजीज हो जाती है. करेक्ट. तो डेफिशिएंसी का मतलब हो रहा है कमी. डिलीशन का मतलब क्या है? मिसिंग. समथिंग इज मिसिंग. हाउ इट इज मिसिंग? सपोज वी हैव अ क्रोमैटिड हेयर A, B, C, D. These are the 4 genes. A, B, C, D. ये यहाँ पे कट हुआ. करेक्ट. A, C, D. डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? हमारे पास 4 जीन थे ऑन अ क्रोमैटिड, और अब हमारे पास सिर्फ 3 जीन बचे. तो मतलब एक जीन गायब हुआ है. कौन सा जीन गायब हुआ है? दैट इज B. B gene is missing over here. तो this kind of process is known as deletion और द डिफिशियंसी. और इसका एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, विच इज क्राई-डू-चैट सिंड्रोम. क्राई-डू-चैट सिंड्रोम. दिस क्राई-डू-चैट सिंड्रोम इज व्हाट? वैसे बेसिकली एक जीन की 2 कॉपीज होती है. तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 5 की 1 कॉपी मिसिंग. In the normal scenario, each gene contain 2 copies of DNA, right? अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 5 की 1 कॉपी जो होती है मिसिंग होती है, एंड दैट इज वाई डेफिशिएंट होती है, डिलीटेड होती है, एंड दैट इज वाई क्राई-डू-चैट सिंड्रोम फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ डिलीशन. इसमें क्या हो जाता है? कैट लाइक क्राइंग होती है. ये सिंड्रोम जैसे होगा तो उसका आवाज़ ऐसे लगेगा कि लाइक बिल्ली की तरह, जो कैट लाइक क्राई, जैसे कैट क्राई करती है वैसी ही आवाज़ आती है. और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इसके, जैसे कि इनका जो ब्रेन होता है वो नॉर्मल ब्रेन के कंपैरेटिवली छोटा होता है. तो बहुत सारे मतलब ये इस तरह के सिंड्रोम में कुछ अलग अलग फीचर्स, फिनोटाइपिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. सो दिस इज द क्राई-डू-चैट सिंड्रोम. सो दिस इज डिलीशन या डेफिशिएंसी. सेकेंड इज ड्यूप्लीकेशन. सेकेंड इज ड्यूप्लीकेशन. ड्यूप्लीकेशन में क्या है? डुप्लीकेट होना. सपोज वी हैव दिस A, B, C, D. B को हम टारगेट लेके चलेंगे एज एन एग्जाम्पल. तो यहाँ पे क्या हुआ? A, B, अगेन B, C, D. डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पे A, B, C, D 4 जीन हुआ देयर, अभी 5 हो गए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे B का ड्यूप्लीकेशन हो गया. So this type of scenario is known as duplication. Deletion, duplication समझ में आया? So the third part is inversion. अगर हम third part को देखें तो that is known as inversion. Inversion में क्या होता है? Suppose you have A, B, C, D. और ये further क्या बन गया? A, C, B, D. Can you see the chromosomal rearrangement over here? In the inversion case, chromosome का नंबर क्या हो रहा है?
चेंज नहीं हो रहा, देयर वर 4 जीन इन द प्रीवियस स्ट्रक्चर और 4 ही जीन नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी है, तो क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आया नहीं, तो किस में चेंज आया, क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में। यहाँ पे रीअरेंजमेंट का फिनोमेना देखा हमने, क्योंकि डिलीशन और डुप्लीकेशन का जब हमने केस देखा था वहाँ पर क्रोमोसोम के उसके स्ट्रक्चर में नहीं, उसके क्या नाम बोलते हैं, उसके नंबर में चेंज आपको दिख रहा था कि उसके अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन द केस ऑफ इन्वर्जन के केस में वी कैन फाइंड आउट द क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, ऑलरेडी द क्रोमोसोम्स आर रीअरेंजिंग देमसेल्फ, जैसे ABCD था अब ये ACBD हो गया, क्योंकि यहाँ पे ही हमने इन्वर्जन का फिनोमेना दिखाया है, इसलिए ये ACBD हो गया। नाउ फोर्थ इज व्हाट, फोर्थ इज ट्रांसलोकेशन। फोर्थ इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, सपोज translocation. What happens in the case of translocation? You can see over here I have made a chromosome, ये chromosome है, and this is 4 types of gene are present in the first segment and 4th in the another. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कट हुआ और कट होने के बाद में ये जो AB था, AB जो piece of DNA था, the AB piece of chromosome that has been transferred into the second segment. तो यहाँ पे जब AB इसमें ट्रांसफर हो गया तो ऊपर वाले सेगमेंट में सिर्फ CD जीन बचा, सिर्फ CD जीन बचा, एंड सेकेंड वाले में ये AB जब यहाँ ट्रांसफर हुआ तो क्या AB फिर फर्दर ABCD तो वैसा ही रहेगा ना, जो पहले 4 जीन थे वो तो एज इट इज 4 जीन है। नया क्या आया, नया यहाँ पे AB आ गया, क्योंकि ये इस सेगमेंट से पीस ऑफ DNA उछल कर सेकेंड वाले सेगमेंट में आ गया। दैट इज a type of translocation which is known as simple translocation. आप इसको क्या बोलते हैं, simple translocation. This is what simple translocation. Simple translocation समझ में आया। Now next is another type of translocation which is known as reciprocal translocation. What happens in this type of translocation कि हमारे पास 2 different chromosome है, one chromosome has ABCD gene and second chromosome has EFGH. अब यहाँ पर एक्सचेंज होगा, AB नेक्स्ट वाले सेगमेंट से एक्सचेंज होगा एंड EF विल बी एक्सचेंज विद द फर्स्ट सेगमेंट। तो यहाँ पे हमने देखा EF ऊपर वाले सेगमेंट में आ गया एंड AB जो है वो नीचे वाले सेगमेंट में आ गया। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन वेयर देयर इज अ ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ पीस ऑफ DNA between 2 different chromosomes, that is known as what, the reciprocal translocation. So these were the 4 types of structural chromosomal aberration. One is the deletion, second the duplication, third the inversion, and fourth is the translocation. We have discussed all this. Now in the further classes we'll discuss about the numerical translocation. So I hope that is clear to you, and give your support like that always, and thank you so much. ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।